कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो पढ़ते पढ़ते तो बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। चीयरफुल रहकर, हमेशा खुश रहकर पढ़ाई करनी है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और जो आपका मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो भी फुलफ़िल हो पाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं BNS का पार्ट 2 क्लासेस। कल हमने सेक्शन 13 तक कंप्लीट कर लिया था, पनिशमेंट्स हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 14 से 62 तक है और जनरल एक्सेप्शन से हम डील करने वाले हैं। बेसिकली ये जो क्लास रहने वाली है, ये 4 पार्ट से डील करेगी। एक्सेप्शन, अबेटमेंट, कॉन्स्पैरेसी एंड अटेम्प्ट। जो एक्सेप्शंस है उसमें जनरल एक्सेप्शन प्लस प्राइवेट डिफेंस जो है वो हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जनरल एक्सेप्शंस है वो सेक्शन 14 to 33 तक आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन 14 रीड विथ 17 करेंगे। तो इन बिफोर हम 14 और 17 पढ़ते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। तो क्रिमिनल लॉ का ये कहना है कि इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़ बट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट फिर भी एक्सक्यूज़ हो सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ जो लॉ है वो कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। ये मैक्सिम भी है, इग्नोरेंसिया फैसिट डॉट एक्सक्यूज, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज। नाउ जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो कैसा होना चाहिए, तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मस्ट बी इग्नोरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल फैक्ट। जो मटेरियल फैक्ट है उसमें ही भूल होनी चाहिए। ऐसे फैक्ट जो एसेंशियल है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, वो ही हम भूल हो गई है उसी में, देन ओनली हम मानेंगे कि वो जो है मिस्टेकन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि मिस्टेक किससे रिगार्डिंग हुई है, मटेरियल फैक्ट से रिगार्डिंग हुई है। ठीक है, दैट इज फैक्ट विच इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। आफ्टरवर्ड हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 एंड 17, ये दोनों ही डील करते हैं विद द मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। क्वीन वर्सेस टेल्सन क्या बोलता है कि इसमें क्या हेल्ड किया गया। इन्होंने कहा, बिलीव इन अ गुड फेथ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट विच डू नॉट एग्जिस्ट वुड मेक एन एक्ट इनोसेंस इन लॉ। कि हमने कोई भी एक्ट गुड फेथ में किया था, हमें लगा कि वो एग्जिस्ट है फैक्ट, जबकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो हम उनको भी क्या मानेंगे कि जो गुड फेथ में एक्ट हुआ है वो इनोसेंटली हुआ है, वो इनोसेंट है इन अ लॉ। नाउ सेक्शन 14 क्या बोलता है कि अगर अ पर्सन हु इज by the reason of mistake of fact, not by the reason of mistake of law in a good faith, believes himself to be bound by the law to do it। ठीक है, कि उन्हें लगा कि वो जो है बाउंड बाय लॉ है टू डू द थिंग। ठीक है, उन्होंने बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो किया था, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये हो गया। सेकंड, गुड फेथ में क्या था, उन्हें लगा कि ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक है, जैसे अरेस्ट कर लिया गया है अंडर द वारंट इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है, और मिस्टेकली किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नाउ अगर प्राइवेट पर्सन जो है वो बाउंड है टू असिस्ट द पुलिस अंडर 37 ऑफ CRPC। आप मुझे बताना कि ये BNSS में कौन सा सेक्शन है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं भी आपको बता दूंगी कि कौन सा सेक्शन है, ये आपको पूछने के लिए। ठीक है, तो 37 ऑफ द CRPC में जो बाउंड है
ठीक है, प्राइवेट पर्सन टू असिस्ट द पुलिस, वो भी जो है प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 14, ठीक है, ऑफ द BNS। नाउ सेक्शन 17 क्या बोलता है कि अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय द लॉ बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ, गुड फेथ में बिलीव किया कि भाई मैं तो जस्टिफाइड हूँ बाय लॉ टू डू द थिंग, ठीक है। नाउ वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो है 14 और 17 की, वो क्या है कि जो एक्शन है वो हमेशा गुड फेथ में होना चाहिए। नाउ सेक्शन 14 एंड 17 दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है टू द ईच अदर, ठीक है, जबकि 14 जो है लीगल कंपल्शंस की बात करता है। ये बोलता है कि पर्सन जो है बाउंड बाय लॉ था और उसने एक्ट कर दिया या गुड फेथ में बिलीव किया कि आई एम द बाउंड बाय लॉ टू डू द थिंग, जबकि जो 17 है उसमें लीगल जस्टिफिकेशन है, ये जस्टिफाइड बाय द लॉ होता है, उन्हें मिस्टेक अंडर द मिस्टेक ऑन ऑफ फैक्ट उसे लगता है कि आई एम जस्टिफाइड बाय द लॉ टू डू अ एक्ट, ठीक है, और वो करता है, ठीक है। 14 एंड 17 आपको समझ में आ गया। नाउ 15 एंड 16 हम पढ़ते हैं। तो 15 क्या बोलता है, एक्ट ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्साइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ, वो जो है बिलीव करते हैं कि इट इज़ गिवन टू हिम बाय अ लॉ, उससे बाय लॉ वो जो पावर थी वो मिली भी है, ठीक है। तो वो एक्टिंग जुडिशियल, अगर जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली है या फिर इन गुड फेथ वो मिस्टेकन हो जाते हैं, दैट ही दे आर एक्टिंग जुडिशियली या दे आर गिविंग द पावर बाय लॉ टू हिम, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 15। नाउ 16, एक्ट डन टू द प्रेजेंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो क्या है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन प्रेजेंट या वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स इज एन ऑफेंस। वो जो जजमेंट और ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए, रिमेन इन फोर्स, जब वो फोर्स में है या वो जो ड्यूरिंग द फोर्स है, अगर तब आपने वो एक्ट डन किया है with conformity of the judgment या with warranted by the judgment और order of the court, तो क्या है वो भी ऑफेंस नहीं होगा। ऑल्दो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है टू पास द जजमेंट और ऑर्डर, या पर्सन जो भी एक्ट कर रहा है उसने गुड फेथ में बिलीव किया दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन, तो वो लोग भी जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड किए जा सकते हैं। तो ये जो 14, 15, 16 और 17 है, ये जो चारों ही सेक्शन जो है वो किससे डील करते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आपने गुड फेथ में वो एक्ट किया है तो आप जो है एग्जेम्प्टेड हो जाओगे, आप वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। नाउ 18 जो है एक्सीडेंट के लिए क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, कि अगर आपने एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से अगर कोई एक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए और नॉलेज नहीं होनी चाहिए, दोनों ही जो है मेंस रिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए और नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। और कब वो जो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून हुआ है, वाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर और बाय अ लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। ये सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चंस, ये सारे ही जो है क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो जो ये एक्सीडेंट का एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 18 ऑफ द BNS जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसका केस है सुखदेव सिंह वर्सेस दिल्ली, ठीक है। क्या हेल्ड किया, सेक्शन पहले जो था ये 80 है, नाउ ये 18 है BNS का। एग्जेम्प्ट डूअर ऑफ एन इनोसेंट और लॉफुल एक्ट इन एन इनोसेंट एंड लॉफुल मैनर फ्रॉम एनी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज। उसे पता नहीं था लेकिन वो एक्ट किस तरीके से किया जा रहा है, वो लॉफुल एक्ट भी है और लॉफुल मैनर में भी किया जा रहा है, तभी, ठीक है, तभी जो है वो इसका जो एग्जेम्पशन उनको मिल पाएगा सेक्शन 18 का। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिस रहा तो वो जो सेक्शन 18 का एग्जेम्पशन है वो उनको नहीं मिलेगा। आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबॉर्न का केस है। इसमें क्या होता है कि दो कार ड्राइवर्स होते हैं जो कि ड्रंकन होते हैं और वो एक दूसरे के साथ रेस करने लगते हैं, और एक उसी दौरान जब रेसिंग के दौरान क्या होता है, एक ओल्ड मैन पे वो गाड़ी चढ़ा देते हैं
और उसकी वजह से जो ओल्ड मैन है उसकी डेथ कोज हो जाती है। तो ये जो दोनों ही पर्सन हैं वो चार्ज होंगे टू कोज द डेथ बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि इनका जो कंडक्ट था ना वो इम्प्रॉपर कंडक्ट था। इन्होंने जो एक्ट किया था वो क्या था, अनलॉफुल मैनर में किया था, क्योंकि वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे, इसलिए वो जो है एक्सीडेंट का जो अंडर सेक्शन 18 का जो है एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। नाउ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरागासी, इसमें क्या हुआ था कि एक बंदा था जो कि अपनी खेतों में काम कर रहा था, उन देखभाल कर रहा था ना। अंधेरे में उसे कोई एक ऑब्जेक्ट आता हुआ नज़र आया, तो उसे लगा एनिमल है और उसने वहाँ पे उसे मारा, एरो मारा उसको। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पर्सन था जो छुप रहा था उसकी डेथ कोज हो गई। तो ये क्या है, क्या इसको सेक्शन 18 का जो है बेनिफिट मिल पाएगा, क्या ये जो है एग्जेम्प्ट हो पाएगा? तो यस, ये एग्जेम्प्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉफुल मैनर में एक्ट किया था, इनोसेंटली एक्ट किया था, देर इज़ नो मेलाफाइड इंटेंशन, नॉलेज, ठीक है, और ना ही कोई ना अनलॉफुल मैनर में इन्होंने एक्ट किया, तो जो है ये कवर्ड हो पाएगा इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट 19 सेक्शन 19 में क्या है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। इसकी डॉक्ट्राइन है क्वायर नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। इन्होंने क्या कहा, सेक्शन 18 में तो क्या था, मेंसरिया जो था ना वो नहीं था, दोनों ही मेंसरिया अब्सेंट थे, इंटेंशन भी अब्सेंट था उसमें और नॉलेज भी अब्सेंट थी। लेकिन अगर हम सेक्शन 19 को देखेंगे तो इसमें क्या है, इंटेंशन तो अब्सेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन को जो है नॉलेज होती है कि बाय डूइंग दैट एक्ट इट विल बी कोज हार्म टू द अदर पर्सन। लेकिन वो जो एक्ट है वो किया क्यों जाता है, टू प्रिवेंट और अवॉइडिंग द अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और वो गुड फेथ में भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि ना, इट इज़ डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू बी कोज हार्म। इफ इट इज़ बीइंग डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कोज हार्म and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 19 है नेसेसिटी वाला, इसमें नॉलेज जो है होती है, ठीक है, चाहे, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन इसमें नहीं होती है। इन्होंने क्या बोला कि अब वो जो डेंजर है या जो आप ना अवॉइड या प्रिवेंट कर रहे हो, ये वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वो कितना एमिनेंट है, वो कितना जस्टिफिएबल है, कि वो जस्टिफाई करता है एक्सक्यूज और एक्सक्यूज करता है टू टेकिंग द रिस्क, कि वो अदर पर्सन को जो है वो कोज कर सके, क्या कोज कर सके, हार्म कोज कर सके। तो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है, कि वो कितना एमिनेंट और डेंजरस है कि हमें उसको बचाने के लिए अदर जो हमें वो कोज करना पड़ा। आफ्टरवर्ड आर ड्यूडले एंड स्टेफन 1884 का केस है। इन्होंने क्या किया, सर्टन इन्होंने प्रिंसिपल लेट डाउन्स किए कि क्या क्या होने चाहिए। तो जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी, वो एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले ली जाए। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन तो है वो किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं हो सकती है। Secondly, no man has a right to take others' life to preserve his own life unless it is a self defense, ठीक है, कि क्या बोला कि कोई भी पर्सन खुद की लाइफ बचाने के लिए दूसरों की लाइफ नहीं ले सकता अनटिल और अनलेस आप सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम ना कर रहे हो, ठीक है। देर इज़ अ नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाई होमिसाइड, और होमिसाइड को भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। इसमें जनरली हुआ भी यही था कि एक आदमी को मतलब देर इज़ अ समथिंग है ना, खाने की कमी हो गई थी, तो उन्होंने एक आदमी को मार के खा लिया था। दैट इज़ मे बी द फैक्ट ऑफ द केस। धनिया धाजीज केस, इसमें क्या हुआ था, द अक्यूज पुट अ पॉइजन इन अ टोडी पोट विद द इंटेंशन ऑफ डिटेक्टिंग अ थिफ हु वॉज इन हैबिट ऑफ सेलेक्टिंग टोडी फ्रॉम द पोट, ठीक है, कि उन्होंने सोचा कि है ना मैं उसमें जहर डाल देता हूँ, जब चोर की आदत थी कि वो चोरी करता था। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि ये जो पोट है इसमें अपन जहर डाल देते हैं, बार बार चोर आता है चोरी करता है तो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जो ये टोडी है वो किसी आर्मी मैन सोल्जर जो है उसने पी ली, क्योंकि अननोन वेंडर से जो है उसने परचेज करी थी।
तो इन्होंने कहा कि इस केस में हेल्ड हुआ कि इट that there was no necessity of detecting thief as would justify the risk of causing harm to the other. तो ये जो ये इस तरीके की नेसेसिटी है वो ऐसी नेसेसिटी नहीं है, इतनी एमिनेंट, इतनी ज़रूरी नहीं थी कि ये जस्टिफाई करे टू टेक द रिस्क ऑफ अदर्स लाइफ. ठीक है. आफ्टर दैट क्या डिफरेंस है 18 और 19 में? तो मैंने एक डिफरेंस आपको बता ही दिया था कि जो 18 है उसमें क्रिमिनल इंटेंशन एज वेल एज नॉलेज दोनों ही अब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें केवल 19 में जो है क्रिमिनल इंटेंशन ही अब्सेंट होता है. ठीक है. नाउ सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21 एक्ट ऑफ द चाइल्ड. सेक्शन 20 जो है वो क्या बोलता है? डोली इन कैपेक्स, मतलब कंप्लीटली जो है एब्सोल्युटली जो है इम्यूनिटी दे दी जाती है द चाइल्ड हु आर अंडर द एज ऑफ 7 ईयर. जो 7 साल से कम का बच्चा है उसने अगर कोई एक्ट किया तो दैट्स नॉट एन ऑफेंस इन एनी केस. इसका केस है क्वीन वर्सेस लुकनी अग्रधनी. इसमें क्या होता है कि मेयर एविडेंस ऑफ एज वुड बी अ कंक्लूसिव प्रूफ. इवन आपने ये पता चल गया कि दैट चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, तो ये ही एक कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा और इप्सो फैक्टो ही वो जो बंदा है एब्सोल्युटली इम्यून हो जाएगा फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी. नाउ सेक्शन 21 ये क्या बोलता है कि अ चाइल्ड अबाउ द एज ऑफ 7 ईयर बट अंडर द एज ऑफ 21 ईयर ऑफ द अबाउट द एज ऑफ 7 ईयर बट अंडर 12 ईयर ऑफ द एज, 12 साल से कम का है, हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशेंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन. कि केवल वही, ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी होती है कि केवल वही बच्चा जो 7 से 12 साल के बीच का जो बच्चा है, अगर उसने सफिशेंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं अटेंड करी है या वो समझ नहीं पा रहा है ड्यू टू इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि व्हाट इज़ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट, तो ये अकॉर्डिंग टू उसके नेचर ऑफ द एक्ट, उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसके बिहेवियर से है ना जो जाना जाएगा कि वेदर वो बंदे की जो मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी भी कि नहीं थी इन केस ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है. तो ये क्वालिफाइड जो इम्यूनिटी देता है. इसमें ये 3 फैक्टर्स अपन को देखने पड़ेंगे कि नेचर ऑफ द एक्ट उसने क्या किया है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर क्या थे, डिमिनर एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर जो है हमें देखनी पड़ेगी. केस है हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. इन्होंने डिफरेंस ही किया था कि अगर 7 ईयर का अगर बच्चा है, बिलो द एज ऑफ 7 ईयर है, तो वो कम्प्लीटली फ्री है फ्रॉम द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन अगर 7 से 12 साल का बच्चा है तो क्वालिफाइड होता है टू अवेल द डिफेंस ऑफ डोली इन कैपेक्स इन केस इफ ही नॉट अटेंड द सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. नाउ हम आते हैं सेक्शन 22 पे, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कि क्या हम देखेंगे कि व्हेन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, कि जब वो काम कर रहा था, जब वो एक्ट कर रहा था, जब वो ऑफेंस कमिट कर रहा था, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट व्हाट ही इज डूइंग इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ. कि जब वो काम कर रहा था एट द टाइम ऑफ डूइंग द ना ऑफेंस, जब वो क्या था, अनसाउंड माइंड का था, इसलिए वो क्या नहीं समझ पा रहा था, नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझ पा रहा था और उसे ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू द लॉ है. ठीक है. इसमें न्यूटन का केस है. इन्होंने क्या बताया, अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड और इंसैनिटी को समझाया. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड और इंसैनिटी इज अ डिफेक्ट ऑफ माइंड विच इम्पेयर्स द मेंटल फैकल्टीज ऑफ द मैन. उसकी सोचने समझने की जो काबिलियत है उसको ही वो ख़त्म कर देती है. ऐसी एक डिफेक्ट है, ये मेंटल डिफेक्ट है. सच मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ में भी अराइज ड्यू टू वेरियस फैक्टर और ये वेरियस डिग्रीज में भी एग्जिस्ट हो सकता है. मतलब कोई देखा होगा, कोई बहुत ज़्यादा ही पागल है, कुछ लोग होते हैं जिसकी थोड़ी समझ कम होती है, तो दैट इज़ हम क्या बोलेंगे ये कि उसकी मेंटल जो कैपेबिलिटीज़ है टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स वो वेरियस डिग्री में एग्जिस्ट कर सकती है. ठीक है. नाउ इंसैनिटी इन द टर्म ऑफ लॉ,
हाँ क्या होगा, लीगल इंसैनिटी। अब लीगल इंसैनिटी क्या है, तो लीगल इंसैनिटी ऐसा डिसऑर्डर ऑफ माइंड हो सकता है which impairs reasoning capacity of a person to such an extent as to render him incapable of understanding the nature and consequences of this action। कि at the time of doing the act जो है वो जब अपने एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ना समझ सके तो दैट इज़ अ लीगल इंसैनिटी। ठीक है, दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या हेल्ड हुआ कि इन्होंने कहा कि बोथ मेडिकल और लीगल अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जेम्पशन। ठीक है, नाउ ऑनर्स ऑफ द प्रूफ जो है अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड को प्रूव करने के लिए वो एग्जिस्ट करता है। ये प्रूव करने के लिए ऑनर्स ऑफ द प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, अक्यूज के ऊपर जाएगा। ठीक है, नाउ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में कि क्या होता है। अब जब दोनों ही आपको प्रूव करने पड़ेंगे, आपको मेडिकल इंसैनिटी भी प्रूव करना पड़ेगा, मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको लीगल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी प्रूव करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो पहला बोला कि मेंटल अनसाउंडनेस is a disease of the mind which affects the mind to such an extent that accused loses the control over upon his body and is not capable of making a right decision। कि उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी है कि उसका जो है अपने डिसीजंस मेकिंग पर और उसकी अपनी बॉडी पे ही कंट्रोल खो दिया है उसने। ठीक है, वो अपने डिसीजन मेकिंग्स में ही लेने के लिए कैपेबल नहीं है। दैट मच जो है मेंटल डिजीज़ उसको है। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो मेडिकली अनसाउंड होगा। ठीक है, दिस मेंटल डिजीज इज कैपेबल ऑफ टेकिंग अवे द पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग। ठीक है, तो जो फ्रेज है हमारे इस सेक्शन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड कहलाएगी। पहले पुराना जो सेक्शन था वो 84 था। ठीक है, नाउ हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 है ऑफ द BNS। ठीक है, तो जो ये वर्ड दिया हुआ है अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड, तो दैट इज़ अ मेडिकल अनसाउंडनेस। तो मेडिकल अनसाउंडनेस को प्रूव करने के लिए हम मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, और हम बता सकते हैं कि सम शॉर्ट ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो लीगल अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड है वो क्या है, तो एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, जब आप काम कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब आप नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट को समझ नहीं पा रहे हो, आप ये नहीं पता कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर मेडिकल अनसाउंडनेस कि व्हाट इज़ अ रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ, एट दैट टाइम वो क्या होगी, लीगल अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड होगा। ठीक है, तो मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, कि ये कब एग्जिस्ट होनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जब वो काम ऑफेंस हो रहा है तब आप मेंटली अनसाउंडनेस हो तो वो लीगल अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड होगा। क्यों ऐसा होता है, अगर आप जनरली देखो तो अगर कोई भी पर्सन है वो अनसाउंडनेस का जो है वो बेनिफिट ले कहे कि हम तो अनसाउंड माइंड है, लेकिन कुछ होते हैं कि जो इंटरवल्स में जो है वो अनसाउंड होते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम जब वो अनसाउंड नहीं थे, अगर वो तब भी कोई एक्ट करते हैं तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। जब वो एट द टाइम ऑफेंस कमिट कर रहे थे तब अगर वो मेडिकली अनसाउंड होते हैं तो ओनली दैट पर्सन जो है ये जो एग्जामिशन है अंडर सेक्शन 22 का बेनिफिट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस आपको लीगल अनसाउंडनेस भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहता है कि केवल मियरली आप मेंटली आपको डिजीज़ है, मेंटल डिजीज़ है या मेडिकल अनसाउंडनेस से अगर आप ना सफ़र कर रहे हैं तो ये इप्सो फैक्टली आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर देगा फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा इम्पेयर हो गई थी दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट। ठीक है, नाउ ये तो वापस आ गया। अब आता है सेक्शन 23 इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन क्या है, दो तरीके की है, इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन और वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। तो सेक्शन 23 है जो डील करता है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से। तो जब भी
ठीक है, एक्ट एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। ठीक है, तो वो क्या है, ऑफेंस नहीं होगा ड्यू टू रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बीएड का केस है। इन्होंने क्या कहा कि मियरली आप ये बोल दो कि मैं इंटॉक्सिकेटेड हूँ, मैं सोबर नहीं हूँ, मैं नशे में हूँ, तो ये आपकी लाइबिलिटी को जो है अब्जॉर्व नहीं कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि या तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा लॉस्ट हो गई है ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन दैट यू इनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड बाय यू। ठीक है, तो यही जो है इस एक्ट का इस केस का जो था जजमेंट था। नाउ वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन सेक्शन 24 के अंदर कि अगर कोई भी एक्ट में पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज की ज़रूरत है, किसी भी एक्ट को ऑफेंस कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि सामने वाले पर्सन का पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड है और वो ऑफेंस कमिट करता है या वो एक्ट कमिट करता है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट द पर्सन हैड द सेम नॉलेज अगर वो सोबर होता तो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 24 है ये प्रिजम्पशन का ही है कि नॉलेज उसकी जो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की जो नॉलेज है उसको प्रिज्यूम किया जाता है, जैसे कि वो सोबर था तब उसकी जो नॉलेज होती वैसे ही उसको प्रिज्यूम किया जाता है, अनलेस जो इंटॉक्सिकेंट्स है वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर ना किए गए हों विदाउट द नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, अब जो है इसमें केवल नॉलेज ही प्रिज्यूम किया जाता है, इंटेंशन जो है वो प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटेंशन जो है वो हायर डिग्री ऑफ जो है मेंटल इंटेंशंस है। ठीक है, तो उसको जो है प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता बाय द लॉ। तो वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस है, कोर्ट विल ओनली प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज नॉट द इंटेंशन एज अ मेंस रिया। ठीक है, अ पर्सन हु गेट द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरली इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, this presumption of knowledge in case of the voluntary intoxication is a rebuttable presumption and intention is the highest degree of the mind, it can't be presumed। इसे presume नहीं किया जा सकता intention को, it has to be provided by the prosecution on the basis of fact and circumstances of the case। ठीक है, नाउ अगर हम 23 और 24 को साथ में पढ़ें तो 23 इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस देती है एंड 24 जो है वो प्रिजम्पशन देती है अबाउट द वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी से डील करती है। और ये लेकिन इन दोनों ही सेक्शन में जो क्रिमिनल लाइबिलिटी को प्रूव करना है उसके लिए डिग्री ऑफ द जो इंटॉक्सिकेशन है वो सेम है, वो इतनी इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए बंदा दैट ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट एंड वॉट ही इज़ डूइंग इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड वो बंदा होना चाहिए। आफ्टर दैट कंसेंट, अब जो कंसेंट है उससे जो है हमारा सेक्शन 25, 26, 27, 30 जो है वो डील करता है। 30 तक जो है ये कंसेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेंट की डॉक्ट्राइन क्या है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ही हु कंसेंटेड सफर नो हार्म। अगर आपने ही कंसेंट दी है टू डू दैट टू सफ़र दैट हार्म तो वो जो है एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है कि अगर कोई भी कंसेंट आपने इंटीमीडिएशन, कोएजन, अंडू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिए तो ये इट्स मियर अ डिल्यूजन, ये जो है डेलिब्रेट एक्ट नहीं है, ये मेरे मन से किया हुआ एक्ट नहीं है, ये इस केस के अंदर दिया गया। नाउ सेक्शन 28 बोलता है कि अगर कंसेंट इन तरीक़ों से ली गई है तो दैट इज़ नॉट अ वॉलेंटरी कंसेंट और उसे जो है कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर आपने कंसेंट ली है ड्यू टू फियर ऑफ द इंजरी एंड द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन से ली है हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट टू विच ही गिव्स द कंसेंट, जिसके लिए वो कंसेंट दे रहे हैं उसे उस नेचर ऑफ द एक्ट का नहीं पता है, उनको समझ नहीं आ रही है ड्यू टू द अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, तो वो वाली कंसेंट भी नो कंसेंट मानी जाएगी। और अगर
पर्सन हु इज़ अंडर द 12 ईयर ऑफ द एज से आपने कंसेंट लिए तो दैट इज़ ऑल्सो नो कंसेंट। आफ्टर दैट कंसेंट एज अ डिफेंस कब कब माना जा सकता है, तो सेक्शन 25, 26, 28 हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने बोला था कंसेंट इक्वल्स टू नो कंसेंट। अगर इन तरीक़ों से आपने कंसेंट लिए तो वो नो कंसेंट होगी। लेकिन ये जो डिफेंस वाले हैं वो 25, 26 और 27 जो है वो डील करता है कि जो अगर आपने इन तरीके से कंसेंट दी है और अगर कोई एक्ट किया गया है तो वो जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। व्हेन ही डज एनी एक्ट इन अ गुड फेथ विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विदाउट एनी नॉलेज एज इट लाइकली टू बी कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि अगर किसी भी पर्सन ने गुड फेथ में एक्ट किया, मतलब कंसेंट वाले फिनोमेना में आप देखोगे कि गुड फेथ होना ज़रूरी है। तो अगर आपने गुड फेथ में एक्ट किया विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज ऑफ कोजिंग द डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, और जिस पर्सन ने कंसेंट दी है वो अबाउट द एज ऑफ 18 ईयर है एंड उसने एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइडली कंसेंट दिए टू सफ़र दैट हार्म। नाउ 26 में क्या है, व्हेन ही डज एनी एक्ट इन अ गुड फेथ, अगर उसने गुड फेथ में एक्ट किया है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ एंड विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोजिंग डेथ, ना ही उसकी नॉलेज थी ना ही इंटेंशन था, और जिस पर्सन को हार्म कोज हुआ है हु एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली गिव्स अ कंसेंट टू हार्म टू सफ़र दैट हार्म एंड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, अगर उसने कंसेंट दी है तो। लेकिन अब 25 और 26 में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जो 26 है उसमें जब वो एक्ट किया जा रहा है इट इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, ठीक है, और वो किया किस में जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है। तो जब बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, जैसे कि डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है, ड्यूरिंग दैट अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर उसको कुछ हार्म कोज हो जाता है तो वो प्रोटेक्टेड होंगे अंडर 26 में, क्योंकि वो बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। यही डिफरेंस है इसके अंदर। नाउ 27, अगर आपने एक्ट डन किया है इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर द एज ऑफ 12 और अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड, ठीक है, बट जो कंसेंट है वो ले ली गई थी या तो उसी पर्सन से, ठीक है, या कंसेंट ले ली गई थी गार्जियन से या फिर अदर पर्सन हैविंग अ लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन से जो है कंसेंट ले ली गई थी। लेकिन ये एग्जेम्पशंस जो है वो कहाँ एक्सटेंड नहीं होते, मतलब इन केसेस में जो है सेक्शन 27 के एग्जेम्पशंस अप्लाई नहीं होंगे। आपको ये पूरी PDF दिख जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इंटेंशनली कोज करी है डेथ या अटेम्प्ट टू कोज डेथ किया है या आपने ऐसा कोई एक्ट किया है डूइंग एनीथिंग विच यू नो दैट इट लाइकली टू बी कोज डेथ अदरवाइज देन प्रिवेंटिंग द डेथ, फॉर प्रिवेंटिंग ग्रीवियस हर्ट और फॉर क्योरिंग एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी, अगर इन कारणों के अलावा अगर आपने जानबूझ के ऐसा एक्ट किया है विच यू नोज दैट इट लाइकली टू बी कोज डेथ, तो जो है वो एग्जेम्पशन में नहीं आएगा। थर्ड वन इज़ वॉलेंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट, अगर आपने किया है अनलेस इट इज़ फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी, अनलेस अगर आपने इनके लिए किया है तो दैट्स गुड। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं होते और आपने वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कोज किया है या अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट किया है तो आप एग्जम्पशंस में नहीं आओ। और अबेटिंग ऑफ एनी ऑफेंस अगर है तो वो भी जो है एग्जाम्पशंस में नहीं आएंगी ऑफ द सेक्शन 27, और सेम टू सेम ही जो एग्जाम्पशंस ये जो एग्जाम्पशंस है वो एक्सटेंड नहीं करते अंडर सेक्शन 30 के अंदर भी। लेकिन सेक्शन 13 वाले में जो है ये वॉलेंटरली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट की जगह वहाँ पे है वॉलेंटरली कोजिंग हर्ट या अटेम्प्ट टू कोजिंग हर्ट। अब सेक्शन 30 बोलता है क्या है, सेक्शन 30 बोलता है कि अगर आपने एक्ट, अभी तक हमने क्या कहा कि अगर कंसेंट दी गई है तो जो है उनके जो है डिफेंसेस की जो है बात की गई थी, तब डिफेंस मिल सकता है। तो 25 में भी हमने अदर पर्सन से कंसेंट ली थी, 26 में भी कंसेंट ली थी और 27 में भी जो है हमने कंसेंट ली थी, चाहे तो उस पर्सन से, गार्जियन से या लॉफुल चार्ज वाले पर्सन से। लेकिन अगर हमने कंसेंट ले ही नहीं पाए, अगर ऐसा इमरजेंसी का केस था, तो विदाउट कंसेंट अगर आपने गुड फेथ में एक्ट किया है तो वो जो है एग्जेम्प्ट हो सकता है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 30 में। When he does any act in a good faith for the benefit of person even without the person's consent, if the circumstances are such that first one, it is impossible for that person to signify the consent, कि उसके पास इतना इम्पॉसिबल था, मतलब इतनी गहरी चोट लगी थी, मतलब मरते मरते बचा था वो, और वो कैसे कंसेंट देगा।
नहीं दे सकता है ना, तो डॉक्टर को ऑन द स्पॉट ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कंसेंट नहीं लिए तब भी वो जो है बेनिफिट होगा उनके पास अंडर द सेक्शन 30, ठीक है। इफ़ दैट पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर वो इनकेपेबल है या उनके पास, एंड नो गार्जियन या अदर पर्सन इन अ लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम हुम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंसेंट, ना उसका कोई गार्जियन था ना कोई और पर्सन था हैविंग अ लॉफुल चार्ज ओवर हिम कि अपन उनसे कंसेंट ले सकते थे, ठीक है, ऑन द टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद द बेनिफिट, उसके लिए किया गया। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट किया गया है, इवन चाहे हमने विदाउट कंसेंट वो एक्ट किया हो अंडर सेक्शन 30, या हमने विद कंसेंट किया हो अंडर 27, या फिर 26 में हमने उसके बेनिफिट के लिए काम किया था, तो ये जो बेनिफिट के लिए किया जा रहा है एक्ट, तो वो कैसा बेनिफिट होना चाहिए, तो वो मियर पेक्यूनरी बेनिफिट, मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो बेनिफिट इसमें इंक्लूड नहीं होगा फॉर द सेक्शन ऑफ 26, 27 एंड 30। और ये कहाँ एक्सप्लेन है, ये अंडर सेक्शन 30 के एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन है कि मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज़ नॉट अ बेनिफिट फॉर द सेक्शन 26, 27 एंड 30। ये प्री का भी क्वेश्चन होता है, ये आरपीएससी के एपीओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद प्री में। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि जो एग्जेम्पशंस है अंडर 26, 27, 25 ये एक्सटेंड नहीं करेंगे टू एनी ऑफेंसेस विच इज़ इंडिपेंडेंटली टू एनी हार्म, कि अगर वो इंडिपेंडेंटली ही हार्म है, इंडिपेंडेंटली ही वो ऑफेंस है, सॉरी एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो जो इंडिपेंडेंटली अगर कोई एक्ट ऑफेंस है तो आप उसका जो है बेनिफिट नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल कोजिंग मिस कैरेज, अनलेस वो गुड फेथ में फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन के लिए नहीं किया गया, अगर आपने कोजिंग मिस कैरेज किया है तो वो जो है इंडिपेंडेंटली वो क्या है, हार्म है, इरिस्पेक्टिव जो है आप कोई भी ना एक्सेप्शन जो है यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होंगे फॉर दैट ऑफेंस। नाउ सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अगर आपने कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ किए तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन हार्म, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 32 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय द थ्रेट, तो ये जो है अगर थ्रेट या कंपल्शन से अगर कोई काम करवाया गया है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। लेकिन एक्सेप्ट एक तो मर्डर नहीं होना चाहिए ऑफेंस, या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट नहीं होना चाहिए पनिशेबल विद द डेथ। If a person who is compelled to do by the threat which at the time of doing it reasonably cause the apprehension of the instant death, उसको खुद को इंस्टेंट डेथ का एप्रहेंशन दिया गया कि को मार देंगे, टू द पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज नॉट एन ऑफेंस, अगर उसने अगर काम नहीं किया तो तेरी इंस्टेंट डेथ हो सकती है, तो ये भी क्या है, ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर उसने खुद की मर्जी से ही ज्वाइन किया था कि मुझे मार ना दे, वो गैंग ज्वाइन कर लेते, उसे पता भी होता है उस गैंग का कैरेक्टर, फिर भी वो ज्वाइन कर लेता है, तो वो जो है इस एग्जेम्पशंस के अंडर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन है सीज्ड बाय द गैंग ऑफ डकॉइट्स हुआ, ठीक है, फोर्स किया गया उसे बाय थ्रेट ऑफ द इंस्टेंट डेथ, फॉर एग्जांपल स्मिथ को कि तू दरवाज़ा वगैरह खोल, तो वो फिर भी अपने औजार वगैरह से दरवाज़ा खोल देता है अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तो जो है वो बेनिफिट ले सकता है ऑफ दैट सेक्शन, ठीक है। नाउ 33 अंडर सेक्शन 33 एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, अगर एकदम स्लाइटेस्ट हार्म अगर कोज होता है फॉर दैट द ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वाला पर्सन कंप्लेन भी ना करे, तो दैट इज ऑल्सो आप जो है एग्जेम्पशन हो सकता है सेक्शन 33 का। नाउ प्राइवेट डिफेंस हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 टू सेक्शन 44। प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट अ पर्सन is faced with the imminent danger, he is not expected to run away from the danger, rather it is his inherent right to protect himself from the danger। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इमिनेंट डेंजर में होगा तो ये उससे एक्सपेक्टेशन की जाए कि वो रन अवे हो जाए उस डेंजर से, रेदर देन ये होगा उसका ये इनहेरेंट राइट है कि वो उस डेंजर से खुद को प्रोटेक्ट करे। जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है ना,
is a prime instinct of every human being and this is the cardinal principle on which the right of private defense is based. और इसी के ऊपर जो right of private defense है वो based है. जगदीश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ने क्या बोला कि प्राइवेट डिफेंस तभी अवेलेबल होगा जब सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई करे. ठीक है, इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ विंडिक्टिव या रेट्रीब्यूटिव पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए ये. ठीक है, तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो प्रिवेंटिव राइट है, ना कि प्यूनिटिव राइट है. ओनली उतना ही फोर्स यूज़ करो विच इज़ नेसेसरी टू अवॉइड द डेंजर. ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन से. सेक्शन 34 बोलता है, ये मियर डिक्लेरेशन करता है कि हर पर्सन के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज यूज टू रिपील द अनलॉफुल अग्रेशन, ना कि टू पनिश द एग्रेसर. अग्रेसर को पनिश करने के लिए जो है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ये खुद को एग्रेशन से बचाने के लिए. 35 बोलता है कि सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 37 राइट टू जो प्राइवेट डिफेंस है वो आपके पास है टू डिफेंड बॉडी ऑफ हिमसेल्फ और अदर पर्सनस बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर पर्सनस प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के केस में अगर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास अगर कमिट होता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो MTR, T इज 2. ठीक है, तो 2 T है इसके अंदर, एक M और एक R. मिसचिफ, T थेफ्ट, T क्रिमिनल ट्रेसपास एंड R रॉबरी. नाउ सेक्शन 37, नो प्राइवेट डिफेंस. इन केसेस में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. फर्स्ट, नोट कोज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एक्ट डन बाय द पब्लिक सर्वेंट in a good faith under the color of his office though the act may not be strictly justified by the law. चाहे वो जो एक्ट है वो strictly justified by law नहीं हो, लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट ने गुड फेथ में किया है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस और एप्रीहेंशन भी नहीं है सामने वाले पर्सन को ऑफ द डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. सेकेंडली, नॉट कोजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट एक्ट डन बाई डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट acting in good faith under the color of his office direction may not be strictly justified by the law. सेम टू सेम ऊपर वाले ही है, बस ये है कि डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट के भी अगर कोई काम करता है तो वो भी क्या है, एग्जम्पशंस में आ सकता है. नाउ टाइम टू हैव अ रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, कि अगर आपके पास रिकोर्स करने का टाइम है तो आप तब भी आपको जो है प्रोटेक्शन मिल सकता है. इन नो केस extend to inflict the more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. अब more necessary harm जो है वो inflict नहीं कर सकते which is necessary to protect the या to for the purpose of defense जो है required है. Now explanation 1 है, वो कहती है कि प्राइवेट डिफेंस से, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं हो सकता अनलेस अगर उससे नॉलेज नहीं है, रीज़न टू बिलीव नहीं है दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, अगर उसे नॉलेज और रीज़न टू बिलीव, उसे पता ही नहीं है सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से जो है डिप्राइव नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि नो पर्सन इज डिप्राइव्ड बाय द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट अनलेस उसे नॉलेज और रीज़न टू बिलीव ही नहीं है दैट द एक्ट इज done under the direction of the public servant and the person state the authority under which he act. जब तक कि सामने वाला बता वारंट ना दिखा दे कि देख लो आपको इसी के लिए पकड़ा जा रहा है, तो दैट इज कि जब तक वो स्टेट ना कर दे अंडर विच ही एक्ट्स, और इफ ही हैज़ अ अथॉरिटी इन राइटिंग, और अगर लिखित में, फॉर एग्जाम्पल वारंट अगर लिखित में है, अनलेस वो प्रोड्यूस ना कर दे सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड. तो अगर ये तीनों चीज़ें वो ना कर दे तो सामने वाला जो बंदा है वो फिर डिप्राइव नहीं होगा फॉर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक है, अगेंस्ट द एक्ट. नाउ सर्कमस्टेंसेज व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग अ डेथ. तो सेक्शन 38 बोलता है कि असोल्ट विच कोज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है आपके पास तो जो है आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो. एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ, सामने वाले की डेथ भी उससे कोज कर सकते हो. असोल्ट विच कोज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट. असोल्ट विद इंटेंशन ऑफ रेप, अगर कोई रेप भी कमिट करने वाला हो, इट्स नॉट दैट
कि रेप कमिट हो जाए दैट उसके बाद में आप प्राइवेट डिफेंस है ना एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं। इवन दो आपको एप्रीहेंशन भी है, इवन दो सामने वाले का इंटेंशन भी ऑफ कमिटिंग द रेप ना, तो जो है एक्सटेंड टू कोज डेथ जितना आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, आप डेथ भी जो है सामने वाले की कोज कर सकते हो इफ दैट इज नेसेसरी। असोल्ट प्लस ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, असोल्ट विद किडनैपिंग और अबडक्शन, असोल्ट विद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऐसा हो दैट ही विल नॉट बी एबल टू रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर हिज रिलीज, कि भाई मैं तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता कि मुझे जो है छुड़वा लिया जाए, दैट इज ऐसा कन्फाइनमेंट है। एक्ट और अटेम्प्ट टू ऑफ थ्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटर एसिड, है ना, और ऐसा एप्रीहेंशन है दैट बाय दैट ग्रीवियस हर्ट है वो कोज हो जाएगा, ठीक है, बाय थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड्स की वजह से। तो यहाँ पे ये प्रीवियस का भी क्वेश्चन होता है कि कैसा एप्रीहेंशन होगा, हर्ट का एप्रीहेंशन होगा या डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का। तो ग्रीवियस हर्ट का जो है एप्रीहेंशन होता है कि उस जो बाय थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड जो है वो ग्रीवियस हर्ट कोज हो सकता है। तो ये जो केसेस हैं, वेट मैं आपके लिए एक बार स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर लेना। जो ये केसेस हैं इसके अंदर जो है डेथ कोज कर सकते हैं इन व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सरसाइज। ओके, नाउ अदरवाइज देन अगर सेक्शन 38 के अलावा अगर कोई केसेस हैं तो उसमें जो प्राइवेट डिफेंस है विल नॉट बी एक्सटेंडेड to the causing death, but it can be extended to causing any harm other than the death. That is a section 39. Now commencement and continuance of the ये जो private defense है वो कब तक रहेगा, that is a section 40, that is a section 40 क्या बोलता है, the private defense of the body commence as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises, ठीक है, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको डेंजर का मिल जाए आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कमेंस हो जाएगा, इवन दो फ्रॉम द अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड। अगर बॉडी वाले ऑफेंसेज है, इवन दो जो वो ऑफेंस है वो कमिट नहीं हुए, केवल थ्रेट और अटेम्प्ट का ही एप्रीहेंशन अगर मिल रहा है, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आपको मिल रहा है, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी जो है वो कमेंस हो जाएगा। सेकेंडली कंटिन्यू कब तक करेगा, इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक बॉडी तक जब तक आपको ये एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज करेगा तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू करेगा। नाउ सेक्शन 41 की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कोजिंग डेथ, ये जो है वो 1 सेकेंड चलना, वेट, ये जो बॉडी है उसकी जगह आप प्रॉपर्टी कर लेना, ठीक है, ये एक्सटेंडेड टूवर्ड्स दी कोजिंग डेथ प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 41। नाउ कहाँ तक एक्सटेंड हो किन किन केसेस में एक्सटेंड हो सकता है प्राइवेट डिफेंस टू द कोजिंग डेथ, रॉबरी के केस में, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, committed on any building, tent or vessel, or which is used as a human dwelling place for the custody of the property, theft, mischief or house trespass causing apprehension of death or grievous hurt। इन केसेस में रॉबरी के केस में अगर हाउस ब्रेकिंग है नाइट में जो अब हो गया आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, या मिसचिफ बाय फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से किया है किसी भी बिल्डिंग टेंट वेसल में, जैसे कि वो बिल्डिंग टेंट वेसल यूज़ किसके लिए हो रही है, ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर द प्लेस ऑफ कस्टडी के लिए। और मिसचिफ हाउस ट्रेसपास थेफ्ट है अगर वो रीजनेबली
कोज कर रहा है एप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, तो दैट इज ऑल्सो आप क्या है प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो टू कोजिंग डेथ। अदरवाइज देन अगर सेक्शन 41 के हैं, अगर रॉबरी, मिस्चिफ, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास एक्सटेंडेड टू रीजनेबल कोजिंग एप्रहेंशन टू डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट नहीं है, मिस्चिफ बाय फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस नहीं है, या हाउस ब्रेकिंग बाय बिफोर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज नहीं है, तो उन केसेस के अलावा जो है तो वो उसमें आप डेथ कोज करने का जो है नहीं कर सकते राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन आप एक्सटेंड कर सकते हो कोजिंग एनी हार्म अदर देन दी डेथ। ये है सेक्शन 42। नाउ सेक्शन 43 कब जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जो है कमेंस होगा और कब कंटिन्यूस, कब कहाँ तक कंटिन्यूस करेगा। तो कमेंस कब होगा, जब भी रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी कमेंस हो जाता है। तो इसमें वो जब भी रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर कमेंस होगा तब से कमेंस हो जाएगा। इन केस ऑफ थेफ्ट कंटिन्यूस कब तक करेगा, टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, जब तक रिट्रीट नहीं कर लेता या असिस्टेंस नहीं ले लेता पब्लिक अथॉरिटीज़ का, या प्रॉपर्टी को ही रिकवर नहीं कर लेता। तो अगर ये तीनों चीज़ नहीं कर लेता तब तक कंटिन्यूस करेगा थेफ्ट के केस में। रॉबरी में कब तक करेगा, एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कोजेज और अटेम्प्ट टू कोज डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब तक, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जब तक कंटिन्यूस करता है तब तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिस्चिफ, तो एज लॉन्ग एज ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिस्चिफ, जब तक वो ये करते रहेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास और मिस्चिफ तब तक जो है कंटिन्यूज करेगा। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास कंटिन्यूज एज रिगार्ड टू द हाउस ब्रेकिंग, की जब भी हाउस ब्रेकिंग की भी किस तरीके, किसी हाउस ट्रेसपास पे तो हाउस ब्रेकिंग की जा रही है, तो जैसे ही हाउस ब्रेकिंग कब तक कंटिन्यूस करेगा, जब तक कि जिस पर्पज से हाउस ब्रेकिंग की जा रही है इन द हाउस एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास है वो कंटिन्यूस करेगा, तब तक जो है आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। सेक्शन 44 बोलता है कि इनोसेंट पर्सन को आप कब उसके अगेंस्ट भी जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास रहेगा। इफ एन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असोल्ट विच रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, the defender the offender if be so situated that he can't effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, कि मैं अपने आप को तब तक डिफेंड नहीं कर सकती जब तक किसी इनोसेंट पर्सन को रिस्क ऑफ हार्म ना हो। ठीक है, तो जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है रनिंग टूवर्ड्स दैट रिस्क भी जो है वो चलेगा। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए कि वही नेसेसिटी जो है वो एक्सट्रीम नेसेसिटी होनी चाहिए कि जो है वो अनटाइटल्ड हो टूवर्ड्स दैट रनिंग दैट रिस्क। ठीक है, ये केस भी ऐसा ही कुछ है इसके अंदर, गिरीश वर्सेस स्टेट ऑफ असम का केस है। इसमें क्या होता है कि एक भाई होता है इन अ मिडनाइट जो है वो मारने के लिए आ जाता है दूसरे भाई को, तो जो दूसरा भाई है वो अपने आप को सेव करता है ड्यूरिंग दैट जो ये प्राइवेट डिफेंस और मारने का जो भी चलता है, तो जो फादर जो है वो मीडिएटिंग बचाने की कोशिश करते हैं एंड जो एक फैटल ब्लो है जो फादर के ही लग जाती है, फादर की जो है डेथ कोज हो जाती है। तो ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो था अंडर सेक्शन 44 उसको जो है मिलेगा। ठीक है, नाउ अबेटमेंट जो है सेक्शन 45 टू सेक्शन 60 है। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है, टू असिस्ट, एडवांस एंड हेल्प। अबेटमेंट ऑफ द थिंग अंडर सेक्शन 45 में 3 तरीके से हो सकता है, बाय इंस्टिगेट, बाय एंगेजिंग विद वन और मोर अदर पर्सन इन अ कॉन्स्पैरेसी, और बाय इंटेंशनली एड्स। इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स टू प्रोवोक, इंसाइट, एनकरेज एनी डूइंग ऑफ अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, abatement by instigation, mere instigation will not amount an offense. There is no need will amount to an offense. There is a no need of any overt act towards the commission of offense abated. Even though आपने केवल instigate ही किया और कोई act नहीं हुआ तब भी that act amount an offense वो abatement में आएगा, even though कोई act commit नहीं हुआ तब भी। However, certain cases where approval of act leads to instigation, ऐसे भी कुछ केसेस है जिसमें केवल अप्रूवल ही दे दी, मैंने कह दिया हाँ हाँ कर कर कर, तो वो भी क्या है इंस्टिगेशन में आ जाता है। ठीक है, मियर अप्रूवल भी जो है वो इंस्टिगेशन में
आ जाएगा। ये केस है क्वीन वर्सेस मोहित के अंदर। इसमें एक वुमन होती है वो फॉलोड दी सती, और पीछे से लोग जो है वो चैंट करने लग जाते हैं रामा रामा, राम राम जो है वो करने लग जाते हैं। तो ये माना गया कि जो अप्रूवल दे रहे हैं हाँ हाँ तुम करो, तो दैट इज इंस्टिगेशन, और वो जो वुमन है सुसाइड कमिट कर लेती है। नाउ एक्सप्लेनेशन वन है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट है विद द पर्सन इज बाउंड टू डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज, तो दैट इज ऑल्सो अमाउंट टू बी एन इंस्टिगेशन। और जो एडिंग ऑफ द एक्ट है वो इधर प्रायर टू द कमीशन ऑफ एक्ट भी हो सकता है या एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट भी हो सकता है, if the doer does anything in order to facilitate the commission of that act. Now who is abater? Now जो 45 और 46 में है डिफरेंस क्या है? तो जो 45 है वो केवल हमें समझा रहा है कि अबेटमेंट ऑफ थिंग्स की जैसे की किस तरीके से जा सकती है। ये कोई एक ऑफेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक एक्सप्लेनेटरी वे है कि अबेटमेंट ऑफ थिंग क्या होती है। जबकि जो 46 है ये बता रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस को अबेट करता है, वो तो केवल थिंग बता रहा था कि इन तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इंस्टिगेशन से ऑफेंस को अबेट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन अबेटर कहलाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 46 अबेटर, हु इज अबेटर, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एवरी पर्सन हु अबेट्स द ऑफेंस इज अ अबेटर। ठीक है, या तो वो इधर कमीशन ऑफ ऑफेंस को अबेट कर सकता है या कमीशन ऑफ एक्ट को अबेट कर सकता है विच वुड बी एन ऑफेंस। इसका एक्सप्लेनेशन वन बोलता है कि इलीगल ऑमिशन ऑफ एन एक्ट भी जो है वो ऑफेंस हो सकता है, ऑल्दो अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ वांट टू डू दैट एक्ट। एक्सप्लेनेशन टू बोलता है इट इज़ नॉट नेसेसरी एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड, इफेक्ट रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस शुड बी कोज्ड, कि उसका जो इफेक्ट है वो आए या जो एक्ट है वो अबेट हो, ये नेसेसरी नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और ही शुड हैव अ सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो पर्सन केपेबल हो बाय लॉ टू डू द एक्ट या फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। फॉर एग्जांपल चाइल्ड को ही बोल दिया कि जा ये पैकेट ले जा जहर का और वाई के अनाथ थाली में डाल दे, तो द चाइल्ड इज़ नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट, फिर भी जो है वो एक्ट अबेटमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, फॉर दैट पर्सन हु अबेट्स द चाइल्ड। और सेकेंडली जो है सेम इंटेंशन और नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है एज ऑफ द अबेटर। और थर्डली ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटेंशन भी हो उसका टू कमिट द ऑफेंस, लेकिन अगर इंस्टिगेट करके करवाया हो सकता है ना मिसकंसेप्शन में कर दे, उसे पूरी फैक्ट की जानकारी नहीं हो, अबेटर उसे करवाना चाहे, तो दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हैविंग एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। नाउ द फोर्थ अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल ऑफेंस, कि अगर आप ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो तो वो तो ऑफेंस होगा, अगर आप अबेटमेंट का भी अबेटमेंट करते हो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है For abatement by conspiracy, it is not necessary abater should concert the offence with the person who committing it. कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉन्स्पेरेसी से अबेटमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो साथ में रह के जो पर्सन कमिट कर रहा है ऑफेंस उसके साथ कमिट करे। अगर वो एनी वे एंगेज है इन द कॉन्स्पेरेसी तो जो है वो क्या होगा, अबेटर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पेरेसी के लिए लाइबल होगा। इट इज़ सफिशेंट इफ यू एंगेज इन द कॉन्स्पेरेसी इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफेंस इज कमिटेड। नाउ सेक्शन 47 विच इज़ रीड विथ 48। 47 क्या बोलता है, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया में जैसे मुंबई में किसी पर्सन ने कहा कि किसी वाई पर्सन को बोला हु इज़ इन फॉर एग्जांपल यूके यूएस एनी फॉरेन कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर उसने किसी पर्सन को बोला कि आप वाई पर्सन का मर्डर कर दो, तो जो आपने आउटसाइड इंडिया अगर आपने जो है अबेटमेंट किया है, लेकिन आप तो जो अबेटर है वो तो इंडिया में है, उसने अबेटमेंट इंडिया में किया, लेकिन जो एक्ट है वो आउटसाइड इंडिया होगा। मर्डर कहाँ कमिट होगा, यूके यूएस, जहाँ पे भी फॉरेन कंट्री वहाँ पे जो है एक जो ऑफेंस है वो कमिट हो रहा है, तो ये 47 में होगा। और इसके वाइस वर्सा उल्टा ही है, जैसे अगर हमने कोई यूके में बैठा आदमी है जो अबेटमेंट कर रहा है कि है ना मुंबई में यहाँ पे जो है
आप बॉम्ब अटैक कर दो, या मुंबई में आप जो है यहाँ पे जो है इसका मर्डर कर दो, तो जो आउटसाइड इंडिया अबेटमेंट हो रही है दैट इज़ कम अंडर सेक्शन 48 के अंदर। नाउ सेक्शन 49 ये कह रहा है पनिशमेंट के लिए कि अगर एक्ट अबेटेड जो है वो कमिटेड हो गया इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबेटमेंट और उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं है अंडर द संहिता फॉर द पनिशमेंट, तो पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस जो है वही पनिशमेंट अबेटमेंट की होगी। सेक्शन 50 जो है वो रीड विद है 51 एंड 52, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है वो साथ में पढ़ी जाती है, ये एक्सप्लेनेटरी है टू दी वन अदर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, कि मैंने तो कहा था ग्रीवियस हर्ट कोज करने के लिए, लेकिन जिस पर्सन को अबेट किया गया उस पर्सन ने ही डिफरेंट इंटेंशन से मार दिया उसको, मतलब उसका इंटेंशन उसको मारने का था लेकिन अबेटमेंट केवल ग्रीवियस हर्ट की ही दी गई, तो बी पनिश विद द पनिशमेंट उसी ऑफेंस के लिए, मतलब अबेटर केवल ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि जो है उसने अबेटमेंट उसी के की थी, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन का जो है ओवरऑल जो है एक्सप्लेनेशन है। इफ़ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर be punished with the punishment provided for the offense which would have committed if the act has been done with the intention or knowledge of abetter with no other। जैसे अबेटर ने अगर जिस इंटेंशन और नॉलेज से एक्ट करने के लिए कहा था, ऑफेंस करने के लिए कहा था, अबेटर केवल उतने के लिए लाइबल होगा, अदरवाइज वो जो है लाइबल नहीं होगा। अब इसका ही जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है ना वो 51 में है। इन्होंने क्या कहा, व्हेन एक्ट इज अबेटेड और डिफरेंट एक्ट इज डन, तो अबेटर जो है वो लाइबल होगा फॉर द एक्ट डन इन अ सेम मैनर एंड टू द सेम एक्ट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। जनरल बात तो ये बोली कि जो एक्ट हुआ है और जो एक्ट उसने अबेट करने के लिए कहा था वो दोनों के लिए ही लाइबल हो जाएगा, लेकिन कहा कि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। जैसे कि ए ने जो है थेफ्ट करने के लिए कहा था बी को, बी गया वहाँ पे उसने मर्डर भी कमिट कर दिया, तो क्या ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं चोरी के? नहीं हो सकते। तो वो जो ए बंदा है केवल थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ 51 हमने कर लिया है। नाउ 52 जो है वो कह रहा है कि if the act for which the abater is liable under 51 is committed in addition to the act abated, कि एक्ट अबेटेड से भी और एक्स्ट्रा उसने काम किया, मर्डर भी कर दिया, तो जो अबेटर है वो कॉन्स्टिट्यूट अगर वो फिर भी डिस्टिंक्ट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है तो अबेटर इज लाइबल फॉर द ईच ऑफेंस, दोनों के लिए लाइबल हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए उसके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बंदे ने जो है घर की रॉबरी करने के लिए कहा कि जो है घरों में आग लगा दो, और फिर लोग अगर मर जाते हैं तो ये दैट इज़ अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, फिर वो मर्डर के अबेटमेंट के लिए भी लाइबल होगा। नाउ सेक्शन 53 liability of abater for an act caused by act abated different from the intended by the abater. The abater is liable for the effect caused provided he knew that the act abater was likely to the cause of that effect। कि मैंने ग्रीवियस हर्ट के लिए ना कहा था, ठीक है, अबेट किया ग्रीवियस हर्ट के लिए, अब हॉस्पिटल जाते जाते क्या हुआ, सामने वाले बंदे की जो है डेथ कोज हो गई, तो ये क्या है, ये उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले ने विद इंटेंशन ही ऐसे ही किया होता कि मेरे को तो इसका डेथ ही कोज करना है, तब मैं केवल ग्रीवियस हर्ट के लिए ही लाइबल होती। लेकिन अगर उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ही ऐसे हो गए, या उसको नॉलेज थी कि हाँ भाई अगर इतनी ज़ोर से लाठी मारेंगे तो उसकी जो है डेथ भी कोज हो सकती है, तो वो जो अबेटर है वो दोनों एक्ट के लिए लाइबल होगा, फॉर द इफेक्ट एज वेल एज जो एक्ट अबेट किया था उसके लिए भी। Now section 54 abater is present when the act or offense for which he would be punished in consequences of abatement is committed, he shall deem to be committed such act or offense। अगर अबेटर प्रेजेंट नहीं होता तब तो वो एज अ अबेटर पनिश होगा, और अगर वो प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ ऑफेंस तो वो माना जाएगा कि उसी ने ही वो एक्ट और ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। सेक्शन 55 कह रहा है पनिशमेंट, अगर ऑफेंस डेथ और एलाई का था,
अगर वो कमिटेड नहीं हुए तो 7 ईयर एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड फाइन के लिए लाइबल होगा, और अगर उससे हर्ट कोज हो गई है तो 14 ईयर एंड फाइन के लिए लाइबल होगा। अगर ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट था अंडर सेक्शन 56, तो अगर वो नहीं कमिट हुआ है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द ऑफेंस विच कैन बी प्रोवाइडेड, और फाइन और बोथ के लिए हो सकता है। इफ़ द अबेटर और पर्सन अबेटेड इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट को आपने अबेट किया या पब्लिक सर्वेंट ने ही अबेटर, इस केस में पब्लिक सर्वेंट दोनों हो सकता है, अबेटर भी हो सकता है और अबेटेड पर्सन भी हो सकता है। तो क्या दिया जा सकता है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी प्रोवाइडेड, और फाइन और विद बोथ। नाउ ये 57 जो है, इसमें पनिशमेंट का जो प्रोविज़ो है वो पनिशमेंट चेंज कर दी गई है मेनली। तो सेक्शन 57 बोलता है अबेटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन से अगर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, तो जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंडेड टू 3 ईयर एंड विद फाइन। नाउ कंसीलमेंट ऑफ द डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, 58, 59, 60 तीनों में ही यही पनिशमेंट दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑफेंस डेथ और एलाई का है, अगर कमिटेड हो जाता है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड फाइन, और नहीं कमिट हो रहा है तो 3 ईयर एंड फाइन। और अगर पब्लिक सर्वेंट ने अगर किया है तो अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और विद बोथ, और अगर डेथ और एलाई का ऑफेंस है पब्लिक सर्वेंट के थ्रू तो 10 ईयर, और अगर कमिट नहीं हुआ है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और विद बोथ। ठीक है, और अगर इम्प्रिजनमेंट है, अगर कमिट हो गया है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ, और अगर कमिट नहीं हुआ है तो 1/8 और फाइन और बोथ। ठीक है, नाउ हम आता है, हमारा ये हो गया अबेटमेंट। नाउ कॉन्स्पेरेसी। कॉन्स्पेरेसी में क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी सेक्शन 61 के अंदर है। योगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इन्होंने क्या कहा, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ 2 और मोर पर्सन इज अ साइन क्वा नॉन, कि अग्रीमेंट होना, मीटिंग ऑफ द माइंड जो है 2 और 2 से ज़्यादा लोगों का, वो ज़रूरी है। स्टेट वर्सेस नलिनी, इन्होंने क्या कहा, सर्टन प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए। कॉन्स्पेरेसी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट द इंटेंट अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। जनरल रूल यही कहता है ना कि केवल मेंस रिया जो है वो कोई ऑफेंस नहीं कर सकता, तो क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी उसका एक्सेप्शन है कि केवल इवन अग्रीमेंट भी आप कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस, वो भी क्या हो जाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। इट इज़ एन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम दैट इज पनिशेबल। नाउ बी, इट इज़ नॉट necessary that all conspirator should agree to the common purpose at the same time। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉमन पर्पस के एट द सेम टाइम जो है वो अग्री हों। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रोड्यूस एविडेंस नॉट ओनली टू शो दैट ईच अक्यूज हैज़ नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पायरेसी बट ऑल्सो द अग्रीमेंट बिटवीन देम, कि उनको ये भी बताना पड़ेगा कि सारे लोगों को नॉलेज था, ये भी प्लस उनको अग्रीमेंट भी था उनके बीच में, वो भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि कॉन्स्पायरेसी को प्रूव करने के लिए डायरेक्ट एविडेंसेस तो अवेलेबल नहीं होते, तो क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं टू प्रूव द कॉन्स्पायरेसी। नाउ कॉन्स्पायरेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ को कॉन्स्पायरेटर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्स्पायरेसी। बस जब कॉन्स्पायरेसी उनके बीच में ख़त्म हो जाती है तो जो कॉन्स्पायरेटर है फॉर द को कॉन्स्पायरेटर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब जो भिम्बेडकर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का जो केस है वो ये बोलता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, 2 लोग तो जो हैं वो होने चाहिए फॉर द कॉन्स्पायरेसी। नाउ सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को समझाता है, व्हेन 2 और मोर पर्सन विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स। ठीक है, क्या है कि नो अग्रीमेंट शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड द अग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच अग्रीमेंट, कि कुछ ना कुछ एक्ट तो बिसाइड टू द अग्रीमेंट होना ही चाहिए, तभी वो अग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी होगा, एक्सेप्ट अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। लेकिन अगर आपने केवल ऑफेंस के लिए अग्रीमेंट भी किया है तो दैट इज एन ऑफेंस। ठीक है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज अ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच अग्रीमेंट और मियर अ इंसिडेंटल टू डेट ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है। नाउ इसकी पनिशमेंट क्या है, अगर डेथ, एलाई और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर और मोर है,
और उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न भी नहीं है, तो पनिशमेंट सेम होगी एज इफ़ वी हैड अबेटेड सच ऑफेंस। और अदरवाइज अगर कोई और ऑफेंसेस हैं तो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और फाइन और विद बोथ। अटेम्प्ट है सेक्शन 62 के अंदर, अगर कोई अटेम्प्ट करता है, अदरवाइज अगर उस सेक्शन में प्रोवाइडेड नहीं है तो ये क्या है, कॉमन सेक्शन है, ठीक है। तो कितना होगा, अगर इम्प्रिजनमेंट है तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 1/2 ऑफ द लॉन्ग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। नाउ आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।